अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज फिर भारत से बड़ी खबर आई। खित्ते में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। पाक भारत ताल्लुकात एक बार फिर से नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया है, मगर पाकिस्तान ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सवालात उठे। उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई, ऑपरेशन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मगर भारतीय मीडिया दिखा रहा है कि ऑपरेशन कैसे हुआ। भारतीय मीडिया तरह तरह की फुटेज दिखा के बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान में आए, कैसे वापस गए, कैसे हवा से उतरे। ये क्या बाद में भारतीय मीडिया को बताया? भारतीय मीडिया से पूछेंगे, भारतीय जर्नलिस्ट से पूछेंगे, जिन्हें बाद में भारतीय फौज ने ब्रीफिंग दी कि क्या वाकई आपको ये सब कुछ बताया जो आप मीडिया पर दिखा रहे हैं। भारत ही जाके आपको ये बात दिखाएंगे, क्योंकि वो भारतीय मीडिया खुद से रिपोर्ट करता है या उन्हें बताया गया। पहले भी भारतीय मीडिया खुद से कहानियां घड़ता रहा है। आज दोपहर भारतीय डीजी मिलिट्री ऑपरेशन रणबीर सिंह सामने आए और दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान में मुमकिना हमले रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। क्या कहा, सुनिए। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। ये दावा किया, इससे आगे कुछ नहीं बताया, मगर भारतीय मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया। फिर कह रहे हैं भारतीय मीडिया से पूछेंगे कि आपको आपकी फौज ने क्या बताया, क्योंकि डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने वाजे किया कि भारतीय दावा गलत है। कंट्रोल लाइन पर भारत ने सिर्फ फायरिंग की है और पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर जवाब दिया है। वो जियो न्यूज से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल रात को इन्होंने इश्तिहाल अंगेजी की। कोई 2 बजे के करीब इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में फायर खोला, स्मॉल आर्म्स और मोटर्स का, और उसका पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पांस दिया और सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाके ये फायर बंद हुआ। और उसके बाद फिर ये इन्होंने टाइम लिया और एक नया गिमिक डिजाइन किया और उसके हिसाब से फिर इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक क्लेम की, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है, और हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और सरासर झूठ है और मैं इसकी तरदीद करता हूँ। कोई ऐसी चीज ऑन ग्राउंड नहीं है। रात वाला जो फायर है वही एक वाकया है जिसका रिस्पांस भी हमने दिया और फिर ये रिस्पांस के बाद इनका फायर रुका। आपने जवाब सुना, कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया। मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद भारत ने डीजीएमओ पाकिस्तान से राब्ते का भी दावा किया। डीजीएमओ ने कहा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ से राब्ता करके तफसीलात से आगाह किया। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। इस दावे के हवाले से भी राब्ते की तो आसिम सलीम बाजवा साहब ने तस्दीक की, मगर आगे क्या कहा और किस तरीके से इसको भी डिनाई किया, ये जरा देखिए। जी, ये बिल्कुल डीजीएमओस का भी जो राब्ता है उसमें भी जो बात हुई वो यही बात है कि उन्होंने ये कहा कि उनको कोई इस तरह की मूवमेंट नजर आई जिसकी वजह से उन्होंने फायर किया, जबकि ग्राउंड पे जब चेक किया कोई ऐसी चीज नहीं। ये बिल्कुल सरासर इल्जाम तराशी है और इन्होंने सिर्फ फायर किया, अनप्रोवोक्ड फायर था, एलओसी की वायलेशन थी, सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन थी। फायर किया और उसका भरपूर रिस्पांस उसी तरीके से दिया गया, जिसके बाद फिर ये खामोश हुए। भारतीय डीजीएमओ ने यह वाजे नहीं किया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स किन इलाकों में की गई। डीजीएमओ ने यह भी वाजे नहीं किया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स किस तरह से की गई। इसके अलावा भी कई सवालात उठे। डीजीएमओ ने तो तफसीलात नहीं बताई, सवालों के जवाब भी नहीं दिए। सहाफी सवाल पूछने की कोशिश करते रह गए, मगर डीजीएमओ जवाब दिए बगैर अपनी ब्रीफिंग दी। अपनी ब्रीफिंग के बाद उठकर चले गए। We will not be taking any questions at the moment.
But during the course of the day, we will be providing more information to you as more information becomes available to us. हम सवालात नहीं लेंगे, तफसीलात नहीं बताई, मगर भारतीय मीडिया एक बार फिर से खुद से कहानियां घड़ता रहा। मगर क्या ये कहानियां उन्हें फौज ने बताई थी कि ये असल में हुआ है, और क्या सबूत दिखाए थे, ये भारतीय मीडिया से पूछेंगे। क्योंकि भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय फौज ने सर्जिकल ऑपरेशन गुज़िश्ता रात 12:30 बजे से 4:30 के दरमियान किया, और ये सर्जिकल स्ट्राइक लाइन ऑफ कंट्रोल पर 500 मीटर से 2 किलोमीटर के इलाके के अंदर की गई। भारतीय फौज ने 8 लॉन्चिंग पैड को टारगेट किया। हर पैड पर 25 से 30 दहशतगर्द मौजूद थे। भारतीय मीडिया का दावा है, और कार्रवाई में 35 दहशतगर्द मारे गए, ये भी भारतीय मीडिया ने कहा, और डीजीएमओ ने नहीं कहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए 8 टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने 15 किलोमीटर के इलाके में कार्रवाइयां की। सवाल का जवाब सरकारी सतह से तो नहीं मिला, मगर भारतीय मीडिया खुद से कहानियां बनाता रहा। इन खबरों को भी डीजीआईएसपीआर आसिम सलीम बाजवा ने मुस्तरद किया। जी, ये कैसे हो सकता है कि जिनके इलाके में वो पैराट्रूपर्स आए और उन्होंने कोई एक्शन किया, इससे पहले तो उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया। जब ये पता है ऑलरेडी ये एस्केलेशन हुई है, और इतने दिनों से हम पहले भी कह रहे हैं, पहला वाकया भी एक झूठ था जो इन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद वाकया घड़ा, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी की। उसके बाद ये किस तरह मुमकिन है कि यहाँ से दखल अंदाजी के लिए तैयारी हो रही थी? क्यों इस वक्त दखल अंदाजी के लिए कोई तैयारी की कोई सेंस बनती है? तो ये बिल्कुल बेसलेस इल्जामात हैं, और हम इसकी तरदीद करते हैं। कोई इस किस्म की कोई भी इधर हरकत नहीं थी, और सिर्फ इन्होंने जो फायर किया वो वायलेशन की, और उसके बाद झूठ और बेबुनियाद के बेसिस के ऊपर ये बिल्कुल एक फैब्रिकेट करके एक स्टोरी बताई जा रही है। एंड दिस इज समथिंग विच डज नॉट इवन एग्जिस्ट। एक अहम बात जो भारतीय डीजीएमओ की तरफ से की गई वो ये कि अब मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होंगी, ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। अगर मुदाखलत हुई तो जवाब दिया जाएगा। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। उन्होंने कहा इन ऑपरेशन को मजीद जारी रखने का इरादा नहीं। पाकिस्तान की तरफ से वाजे किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, ना आइंदा की जाएगी, मगर दिफा किया है और आइंदा भी करेंगे। ये सारी इंस्टिगेशन, सारी एस्केलेशन उधर से हो रही है। अगर वो पाकिस्तान को इंड्यूस करना चाहते हैं, जाहिर है जब वो कुछ करेंगे तो पाकिस्तान डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। अभी तक हमने कुछ भी इनिशिएट इस तरफ से नहीं किया, उधर ही से चीजें इनिशिएट हो रही हैं और इधर से रिस्पांस दिया जा रहा है, और आगे भी हम रिस्पांस देंगे। जब भी वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली रिस्पांस उनको मिलेगा। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक हमने फायर किया, और ये डेफिनेटली इफेक्टिव फायर था। उसके बाद उधर से फायर बंद हुआ, और मैं फिर यही कहूंगा कि हम बहुत जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चीजें इनिशिएट उधर से हो रही हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो अगर एस्केलेट करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, और हम किसी तरह के रिस्पांस के लिए भी तैयार हैं। दावे होते रहे, गलत साबित होते रहे, मगर भारतीय मीडिया में जश्न का समा दिखाई दिया, बगैर सबूत दिखाए या देखे दिखाई दिया। भारत के मकबूल प्रोग्राम में मेजबान और नाब गोस्वामी और मेहमान कार्रवाई के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। भारतीय मीडिया जश्न मनाता रहा, जंग का माहौल बनाए। भारतीय मीडिया के लिए ये बड़ी खबर साबित हुई, क्योंकि 18 सितंबर को जिन उड़ी हमले की जब खबर सामने आई, तब से भारतीय मीडिया, वो मीडिया जो अपनी हुकूमत से सवाल नहीं करता, सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है, उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए। मीडिया ने मुतालबा किया, कुछ दिन के बाद भारतीय हुकूमत ने और फौज ने दावा कर दिया। सबूत क्या वाकई भारतीय सहाफ़ियों को दिखाए गए बाद में, और उसके बाद ये सारा का सारा मामला और सेलिब्रेशंस और ये कि किस तरीके से भारतीय फौज आई, ये हो रहा था। पल्लवी घोष साहिबा CNN न्यूज़ 18 सीनियर पॉलिटिकल एडिटर भारत कर रही हैं।
पल्लवी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या भारतीय मीडिया को बाद में बताया भारतीय फौज ने कि कैसे दाखिल हुए? भारतीय मीडिया कह रहा है कि ऊपर से आए थे पैराट्रूपर्स, ऐसे कैसे आए कि पाकिस्तानी फौज के रडार पर नहीं आए, फिर नीचे आ गए कार्रवाई करके, वापस कैसे गए कि जमीन पर नजर नहीं आए? ये सारा का सारा मामला कैसे हुआ? क्या बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर से कूदे थे या फिर जहाज से? ये सब कुछ बताया, आपको बताया गया, आपने सवाल किया? देखिए, सुबह जब ब्रीफिंग की गई थी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा, तो वहां पे ऑन रिकॉर्ड हालांकि उन्होंने पूरा डिटेल्स नहीं दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हम लोगों की ब्रीफिंग की गई थी और वहां पे जितने भी डिटेल्स है वो दिया गया था। और हमें जो बताया जा रहा है, और अभी तक थोड़ी देर पहले तक जो खबरें हमें दी गई है, उसके सूत्र के आधारित सूत्र, ऑफिशियल सूत्र के हिसाब से ये कम से कम 1-1.5 घंटे तक पूरा ऑपरेशन रहा। रात के करीब 12:30 के करीब शुरू हुआ था। जो हमें बताया जा रहा है कि करीब 4 बजे तक जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी सिपाही वापस अपने बेस पे आए थे, और जो भी ऑपरेशन किया गया था उसका पूरा मॉनिटरिंग दिल्ली से किया गया था। यानी कि उनके ऑपरेशंस पे जो भी कैमरा लगे हुए थे, और इसीलिए जो दिल्ली में बैठे हुए जो आला अधिकारी थे और यहाँ पे जो मॉनिटरिंग हो रही थी, उनको एक एक डिटेल मिल रहा था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रियल टाइम पे उन लोगों को पूरा मॉनिटरिंग कर पा रहे थे। और इनके खबर के अनुसार ये जितने भी सोल्जर्स थे, इन्होंने अपना ऑपरेशन कंप्लीट किया और वापस अपने बेस कैंप आए। लेकिन आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 सोल्जर्स मामूली रूप से घायल होने की खबर है, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है, ये भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है। पल्लवी, मगर मैं इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त पाकिस्तान और भारत की, जो इस वक्त बॉर्डर है उस पर 4-4 बाड़ें लगी हुई हैं, 4-4 लेयर्स की बाड़ लगी हुई है। और आजकल क्योंकि टेंशन का माहौल है तो दोनों तरफ हाई अलर्ट है, आई कांटेक्ट हुआ है, इंतहा से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर नजर है। उस सब में कैसे हुआ कि ये आए भी, कार्रवाई करके वापस भी चले गए? ये पूछा नहीं आप लोगों ने या इसका जवाब नहीं मिला? देखिए, बात पाकिस्तान में दाखिल होने की बात नहीं थी, ये अक्रॉस द एलओसी, अराउंड द एलओसी की बात की गई है। 10 जगहों का बहुत दिनों से इन्होंने रेकी किया था, और ये 4 जगह जो चुना गया है वो मॉनिटरिंग बहुत दिनों से हो रही थी, कम से कम 6 से 7 दिन मॉनिटरिंग हो रही थी। भारत अपने तरफ से कोई अनप्रोवोक्ड फायरिंग नहीं करना चाहती है। भारत खाली इसी बात का इंतजार कर रही थी कि अक्रॉस द बॉर्डर या एलओसी का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, और अगर एलओसी का उल्लंघन हो रहा है तो उसी समय हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। तो आप लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड कोई वीडियो, कोई सबूत, कोई ऐसी चीज जिससे आप कन्विंस हुए हों, जिसकी वजह से मीडिया पर इतना प्रोपेगेंडा हो कि किस तरह पैराट्रूपर्स, कुछ दिखाया गया? कोई ऐसे सबूत दिखाए गए थे कि ऑपरेशन असल में एग्जीक्यूट कैसे किया, पाकिस्तान जाना और वापस आना? देखिए, हम ये सवाल पूछते हैं क्योंकि पत्रकार ये सवाल पूछते हैं, लेकिन पत्रकार को भी यही पता, हमें ये भी पता है कि कुछ चीजें बहुत सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए सब चीज औपचारिक रूप से नहीं बताया जा सकता, सब चीज खुल के नहीं बताया जा सकता। लेकिन हमें सरकार की तरफ से बताया गया है कि हर रोज इस तरह की ब्रीफिंग होगी, और जैसे जैसे इनके पास और डिटेल्स आते जाएंगे, ये हम लोगों को हमें ब्रीफ करते जाएंगे। और हमें ये भी बताया गया है कि इनके पास पुख्ता प्रूफ भी है कि किस तरह से ऑपरेशन किया गया है। और सब वो सबूत अगर हैं, आप बार बार ये पूछना चाह रहा हूं, तो वो आपको दिखाए भी गए हैं या नहीं दिखाए गए, किसी वीडियो की सूरत में या किसी भी सूरत में? यही सवाल है मेरा। आप लोगों ने देखे हैं ये सब करने से पहले खुद अपनी आंखों से? जैसे कि मैंने अभी कहा है, सिक्योरिटी कारणों के चलते ये कोई भी जल्दबाजी में सरकार की तरफ से कोई प्रूफ नहीं दिया जाता। अगर हमें आधिकारिक रूप से डीजीएमओ या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रीफिंग करते हैं, उसी को हम लोग ऑफिशियल मानते हैं, और वो एक आला अधिकारी हैं, और उनका क्रेडिबिलिटी भी इतना हाई होता है कि कोई इसी तरह का सवाल भी नहीं पूछा जाता कि क्या आप ऐसे ही कह रहे हैं या कोई प्रूफ चाहिए कि नहीं। और हमें ये साफ तौर से कहा गया है कि जब समय आएगा हम प्रूफ देंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोगों ने कोई सबूत देखा नहीं, सवाल नहीं करते। आपके डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब से 1 से 1.5 हफ्ते पहले आप ही की मिलिट्री के बारे में ये कहा, आप ही के मीडिया को, कि इनसे खबर सुन के ना चला दिया करें, वजारत दिफा डिफेंस मिनिस्ट्री से कंफर्म किया करें, क्योंकि आपके मीडिया ने ये सब कुछ चला दिया था। पल्लवी जी के पश्तों में था और खाने पे मार्किंग थी और हथियारों पर मार्किंग थी, तो आपकी वजारत दिफा ने आप ही की जो डीजीएमओ हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि इनकी बात ऐसी ना सुन लिया करें, हमसे कंफर्म किया करें। तो ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए सवाल कर।
देखिए, अगर आपकी तरफ से, अगर आपके डीजीएमओ या मिलिट्री की तरफ से कोई ब्रीफिंग किया जाता है तो क्या आपको कोई शक होगा? आपको शक नहीं होगा। उसी तरह से हमको भी जो डीजीएमओ ने ब्रीफिंग किया उसमें भी हमें कोई शक नहीं है। जब वो कहते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है, हम मानते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है। आप ऐसे ही मान लेते हैं? एक हफ्ते में 2 दफा हो चुका है। कल एक खबर थी जिसके बारे में मिलिट्री ने खुद ने कहा कि ये खबर मीडिया ने गलत चलाई, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया। एक ही हफ्ते के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि मिलिट्री से जो खबर आई वो गलत थी, इसलिए मीडिया आइंदा हमसे पूछ लिया करे। उसके बावजूद आंख बंद करके जो कहा उस पर सवाल नहीं किया जाता। हम लोगों ने सवाल उठाया डीजीएमओ से और डीजीएमओ ने हमें साफ साफ कहा है कि समय आएगा, उस समय आपको पुख्ता सबूत देंगे। हम इन सेंसिटिव मामलों में हम फैब्रिकेट नहीं करते हैं। मैं बाकायदा इंडियन मीडिया का क्रेडिबिलिटी भी काफी हाई माना जाता है। हम लोग बिना कोई ऑथेंटिसिटी के हम लोग इस तरह की खबरें नहीं चलाएंगे, खास तौर पर जब ये सिक्योरिटी इश्यूज हो, जब ये नेशनल सिक्योरिटी की बात हो। जाहिर सी बात है आपके देश में भी ऐसा नहीं होगा और हमारे यहाँ भी नहीं होता है। बट पल्लवी जी, मैं बता तो रहा हूँ कि मीडिया की जिस क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रही हैं उसे एक दफा खुद मिलिट्री कह चुकी, एक दफा डिफेंस मिनिस्ट्री कह चुकी, तो हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छप चुकी इस हवाले से कि जी आपके मीडिया ने गलत चलाया। और आपकी मिलिट्री ने कहा कि मीडिया ऐसी खबरें हमारे हवाले से ना चलाया करे कि 8 बंदे हमने बॉर्डर पे मार दिए हैं। ये बिल्कुल खबर थी गलत थी और हम इसलिए तरदीद नहीं की कि गलत खबर की हम क्या तरदीद करते हैं। आपके मीडिया के बारे में आपकी मिलिट्री ने कहा है, आप उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में। मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं आज की बात अगर आप कर रहे हैं बार बार, तो मैं आज की बात के बारे में कहूं कि बाकायदा हमारा ऑफिशियल ब्रीफिंग हुआ 12 बजे के बाद। एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया। उसके बाद दिन भर हम लोगों की डीब्रीफिंग हुई, ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी हुई। हम लोगों ने जब जब डिटेल्स मांगा उन्होंने तब तक हमें ये कहा कि हमारे पास सब प्रूफ है, हमारे पास सब डिटेल्स है, बट क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स है अभी वो डिटेल्स नहीं देंगे। तो ये इसमें फिर जो उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की और आपको बाद में जो डीब्रीफिंग की उसमें सिवाय इसके फर्क ही क्या है कि उन्होंने सिर्फ आपको ये बताया कि उनके पास सबूत हैं, दिखाया कुछ भी नहीं। जो उन्होंने कहा आपने जाके टीवी पर सारी की सारी बातें कही थी, तो बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है उनकी मीडिया टॉक में और आप लोगों को बाद में डीब्रीफिंग में। सबूत आपको दिखाया नहीं, बस कह दिया कि हमारे पास सबूत है, हमने एक ऑपरेशन किया है। नहीं, ऐसे क्यों चलेगा जब इन्होंने डीजीएमओ ऑपरेशंस ने हमें कहा है कि सब प्रोसीजर में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए, हम उनकी बात मानते हैं। आप किस प्रूफ की बात करते हैं? आप बोल रहे हैं कि हमें फोटोग्राफ दिखाना चाहिए, वीडियो दिखाना चाहिए। हम सरकार के ऊपर ये प्रेशर तो नहीं डाल सकते क्योंकि हम जानते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर सरकार डिसाइड करेगी कब ये फुटेज दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। मगर अगर आप नहीं मानेंगे सबूत और आप इसी तरीके से करते रहेंगे जिस तरीके से उड़ी हमले की बात कर रहे हैं, तो अपने फेलियर पर सवाल कैसे उठाएंगे? जो भी मामला होगा फौरन वो पाकिस्तान का नाम लेंगे और आप ये भी नहीं पूछेंगे कि भाई उड़ी पे हमला हो कैसे गया, इतने सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ कैसे गए, आपने पूरा मैकेनिज्म बॉर्डर पर लगाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे लोग अंदर आए, कैसे हमारे 18 सोल्जर्स को मार के चले गए, किसका सिक्योरिटी फेलियर था, किसकी नाकामी थी उड़ी हमले के बाद? क्योंकि सारा का सारा मामला पाकिस्तान के बारे में आपके इस्टेब्लिशमेंट कह देती है और पाकिस्तान पर चढ़ाई हो जाती है, तो अपने सिक्योरिटी फेलियर की, अपने इंटेलिजेंस फेलियर की बात ही नहीं होती। सब कुछ आप लोग पाकिस्तान ही पर डालते रहेंगे, अपनी नाकामियों पे फिर नजर कैसे डालेंगे? मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि हमारा डेमोक्रेसी है, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी और एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जर्नलिज्म को माना जाता है और कम से कम हमारे देश में मीडिया को पूरी तरह से फ्रीडम दी गई है। हम जो सवाल पूछना चाहते हैं हम पूछ सकते हैं। हाँ, बात ये भी है कि सब सवालों का जवाब तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन ये कहना कि हम लोगों ने सवाल नहीं पूछा ये एकदम गलत होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपके देश के तुलना में हमारे देश में ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है जहां तक हम जर्नलिज्म की बात करें। पल्लवी जी, आपकी डेमोक्रेसी जाहिर है हमसे ज्यादा पुरानी है, हमारी तो बिल्कुल नई आई है, मगर यकीन कीजिए कम से कम प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से हम सवाल उठाते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि सवाल उठाए बगैर, सवाल किए बगैर और चीज़ों पर आंखें बंद करके अमल करने से कभी कौमें आगे नहीं बढ़ती, ना ही कोई तारीख बताती है कि कौमें आगे बढ़ी हैं। तो हम प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से सवाल उठाते हैं। आपकी जमहूरियत हमसे बहुत पुरानी है, 69 साल पुरानी है। अगर आपका मीडिया एस्टैब्लिशमेंट की बातों पर आंखें बंद कर और ये सोच के कि कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, बड़ी इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये भी ना सोचते हुए कि एक हफ्ते पहले इन्होंने गलत बात की थी, इस तरीके से प्रोपेगेंडा करेगा तो अपनी खामियां कैसे तलाश करेगा, कैसे सवाल उठाएगा कि जी आपकी भी गलतियां हैं, सिर्फ पाकिस्तान पर ही चढ़ाई करता रहेगा? आप मुझे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ कि हमने सवाल पूछा और हमें ये कहा गया कि सही समय पे लोग हमें सब इंफॉर्मेशन देंगे। पल्लवी जी, बहुत शुक्रिया। सवाल पूछा मगर कहा कि सही वक्त पर आपको इंफॉर्मेशन और सबूत देंगे। ये इस वक्त मसला है
जो आपके सामने आया कि सबूत देखे नहीं हैं, एक मीडिया में टॉक की, उसके बाद सहाफ़ियों को बुलाया और उन्हें बता दी कि ये हुआ है, उसके बाद प्रोपेगेंडा हो रहा है। बाकायदा तौर पर एक सिचुएशन रूम बना के ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से हमारे ट्रूप्स नीचे गए, इस तरीके से हमने पाकिस्तान में कार्रवाई की, इस तरीके से हम वापस आए। सबूत किसी ने नहीं देखा। पल्लवी जी थी उस डीब्रीफिंग में और कह रही हैं कि उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया कि सबूत हैं, क्योंकि उनकी भी क्रेडिबिलिटी है, मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी है, जिस पर एक हफ्ते में 2 दफ़ा डिफेंस मिनिस्ट्री और खुद फौज, उनकी भारतीय फौज सवाल उठा चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो एजेंडा है भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का, उससे जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, उससे खुद किस तरह भारतीय मीडिया और फिर भारतीय मीडिया के जरिए भारतीय हुकूमत होस्टेज बन रही है, उसकी मिसाल आपको नजर आ रही है। सबूत आएंगे और अगर सबूत दिए गए भारत की तरफ से तो हम खुद सवाल उठाएंगे, खुद वो मामला रखेंगे, मगर बगैर सबूत के जो भारतीय मीडिया कर रहा है उसकी मिसाल आप देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। प्रोग्राम में एक ब्रेक। इमरान खान हमारे साथ मौजूद होंगे, कल मोदी को क्या कहेंगे और नवाज शरीफ को क्या कहेंगे, दोनों सवाल पूछेंगे इमरान खान से ब्रेक के बाद। दावा सामने आया है, पाकिस्तान ने एक भारतीय फौजी गिरफ्तार कर लिया है। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दोनों मुल्कों के अस्करी जराए इस गिरफ्तारी की तस्दीक कर रहे हैं, मगर भारतीय फौज के जराए ने दावा किया है कि भारतीय फौजी गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तानी इलाके में चला गया। गलती से सरहद पार करने के वाकयात होते रहते हैं, रॉयटर्स कह रहा है इस वक्त भारतीय फौज के जराए को कोट करके। और फिर रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के फौज के जराए ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक की है और कहा है कि आज दोपहर भारतीय फौजी को गिरफ्तार किया गया। ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि इस वक्त रॉयटर्स कह रहा है कि भारत की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन है और उनके जराए कंफर्म कर रहे हैं कि एक भारतीय फौजी पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है, मगर उनका ये कहना है कि यह गलती से पाकिस्तान की सरहदी हुदूद में चला गया था और इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी रॉयटर्स क्लेम कर रहा है कि फौजी जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आज दोपहर भारतीय फौजी को गिरफ्तार किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कंफर्मेशन हमें मिले और ये मामला हम इसकी क्या है, किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, अगर हुई है और क्या मामला हुआ है, क्योंकि इस वक्त रॉयटर्स की तरफ से दोनों अस्करी जराए, भारतीय फौज के जराए और पाकिस्तानी फौज के जराए, इन दोनों की तरफ से कंफर्म करके यह खबर चलाई जा रही है। ये नहीं बताया कि पाकिस्तान का क्या क्लेम है अगर इसको गिरफ्तार किया गया या कोई कार्रवाई कर रहा था। भारत की तरफ से बताया गया कि इसकी गिरफ्तारी एक जो मामूल के में आमतौर पर ये बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती है उसका ही नतीजा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक। इमरान खान हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कल उनकी तरफ से बड़ी रैली का ऐलान किया गया है, पहली दफा रायविंड में, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज की सिचुएशन पर भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब, जाहिर है एक बड़ा वाकया हो गया है आज और आपने देखा भी, आपका स्टेटमेंट भी इस हवाले से आया। आप क्या समझते हैं, बार बार और नरेंद्र मोदी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन क्रॉस करते हैं, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है, क्या नरेंद्र मोदी इस पूरे खित्ते को आग की तरफ, जंग की तरफ धकेल रहे हैं आपके ख्याल में? देखें शाहजेब, जंग एक दो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये तो पागलपन है सोचना भी जंग का, क्योंकि दोनों मुल्कों की बर्बादी है इसमें। तो मैं नहीं समझता कि जंग की तरफ धकेल रहे हैं। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये कश्मीर से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर एक कश्मीर की अवाम फैसला कर बैठी है, आज़ादी का फैसला कर बैठी है हिंदुस्तान से, और वो आज़ादी का इसलिए फैसला कर बैठी है कि 26 साल से 6 लाख फौज वहाँ घुसाई हुई है कश्मीर में, फॉरेन मीडिया को जाने नहीं देते, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और कश्मीरियों को उन्होंने इतना जुल्म किया है वहाँ कि वो सारी जो छोटा सा तबका सोच भी रहा था ना कि हिंदुस्तान के साथ रहना ठीक है, वो भी आज उनके मुतनफ़र हो गया, अगेंस्ट हो गया। अब उससे तवज्जो हटाने के लिए जो इन्होंने अभी जिस तरह का इस्तेमाल किया है, अपनी फ़ौज का, लोगों को मारा है, शहीद किया है, बच्चों की आंखों पे पैलेट्स मारे हैं, इसका दुनिया में एक रिएक्शन आया है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये उधर से तवज्जो हटाने के लिए सारा पाकिस्तान के ऊपर फिर से वही दहशतगर्दी, डू मोर, वो सारी हरकतें कर रहे हैं जो एक वक्त पे अमेरिका हमारे से करता था
कि ये जब खुद कामयाब नहीं हो रहे थे अफगानिस्तान में, तो हर चीज पाकिस्तान को उन्होंने पंचिंग बैग बनाया हुआ था। ये वही हरकतें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और अफसोसनाक बात यह है कि ये हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद एक जिनकी बैकग्राउंड बड़ी बुरी है, जो इन्होंने गुजरात में मुसलमानों से किया, कि शायद पावर में आके एक कोई तब्दील होंगे, वो नजर नहीं आ रहा। वो फिर से वही अपनी राइट विंग पार्टी को खुश करने के लिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हाँ साहब, दरमियान में ऐसा लगा कि जैसे नरेंद्र मोदी अमन चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। एक आपकी भी मुलाकात हुई जिसमें आपने भी उनको यही कहा था कि जी मामलात आगे बढ़ने चाहिए, और आपका भी ये मौकफ रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पीस होना चाहिए। उस वक्त क्या आपको लगा था कि एक थोड़ा सा बदला हुआ आदमी है जो अमन चाहता है? क्या आपको ये एहसास हुआ था आपकी अपनी कॉन्वर्सेशन में जो हुई नरेंद्र मोदी से? पहले तो जो मेरा ये ईमान है और ये मेरा बिलीफ है कि इस बड़े सगीर के मुस्तकबिल के लिए अमन की ज़रूरत है। अगर तिजारत होगी दोनों मुल्कों के अंदर, रोज़गार बढ़ेगा, दोनों तरफ गुर्बत कम होगी, यानी ये तो सारी दुनिया में जब भी ये तिजारत बढ़ती है तो उससे तो अवाम को फ़ायदा होता है, रोज़गार मिलता है, दोनों मुल्कों को फ़ायदा था। लेकिन अफसोस ये है कि नरेंद्र मोदी में वो क्वालिटी नहीं है जो स्टेट्समैन में है। एक स्टेट्समैन वो होता है जो एक बड़े मकसद के लिए, और बड़ा मकसद यहाँ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो। असल मसला कश्मीर का है, कश्मीरियों को उनको हक दिया जाए जो कि यूनाइटेड नेशंस ने उनसे वादा किया था। अगर उनको हक मिलता है तो उसके बाद अगर हमारी दोस्ती हो जाती है, तिजारत हो जाती है, तो ये सारे बड़े सगीर को फायदा है। बदकिस्मती से वो स्टेट्समैन नहीं है जो कि प्रेशर बर्दाश्त करे, क्योंकि कई लोग ये नहीं चाहते। तो वो जो छोटा सा तबका जो नहीं चाहता था, उससे उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, और ये जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं ये बजाय हमें करीब लाने के ये फासले और बढ़ा दिए हैं। हाँ साहब, ना एक सिचुएशन है पाकिस्तान में भी, जाहिर है जैसे पाकिस्तान की तरफ से भी आप चाहते हैं कि अमन होता। आप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया आज उनकी मुशीर जो है कौमी सलामती उमूर की, कि भाई जो उड़ी हमला था वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था और पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसी सिचुएशन है, दुनिया कह रही हो, भारत कोशिश कर रहा हो कि जी पाकिस्तान को बदनाम करे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक का वो प्रोपेगेंडा करे जिसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तरफ से बयान आए कि हम इश्तियाल नहीं फैलाएंगे लेकिन जवाब देंगे। पाकिस्तान की हुकूमत भी यही लाइन ले। वजीर आजम साहब की तरफ से एक कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई गई है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है, साथ में चारों चीफ मिनिस्टर्स का इजलास भी बुलाया गया है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को कंडेम कर दिया है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, आप क्या करते ऐसी सिचुएशन में? पहले तो शाहजेब, मैं ऐसी सिचुएशन आने ही ना देता। मैं एक बड़ा मजबूत फॉरेन ऑफिस बनाता और एक मजबूत फॉरेन मिनिस्टर रखता, और मैं कभी भी पाकिस्तान को इस तरह आइसोलेट ना होने देता जो नवाज शरीफ के 3 सालों में पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। एक तरफ नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पे दोस्ती दिखाई नरेंद्र मोदी से, दूसरी तरफ जो कि पाकिस्तान को करना चाहिए था और लॉबी करना चाहिए था, जो एलिगेशंस बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ लगा रहा था, उसको काउंटर करने के लिए आपका फॉरेन ऑफिस का काम ही ये होता है कि इंटरनेशनली जाके लॉबी करे। वो हम बिल्कुल फेल हो गए। ना हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, ना फॉरेन ऑफिस काम किया, अपनी जाती दोस्ती के जाती उमरा बुला लिया नरेंद्र मोदी को, जबकि वो मुसलसल उनकी गवर्नमेंट की लाइन ये थी कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बिल्कुल कश्मीर की वो बात करने के लिए नहीं आते थे। और ये एक वक्त था कि वाजपेयी के ज़माने में बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी कश्मीर इशू के ऊपर। वो बिल्कुल इस बार मोदी की गवर्नमेंट कश्मीर की बात ना करे और पाकिस्तान के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दे, और यहाँ से कोई काउंटर रिएक्शन नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पाकिस्तान को आइसोलेट करता रहा है, और आज ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं ये एक दिन में तो नहीं हुई, ये 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो सिचुएशन है इंटरनेशनली वो आइसोलेशन की तरफ चला गया, क्योंकि उनका मौकफ प्रिवेल किया हिंदुस्तान का आज।
खास साहब, मगर अगेन आपने कहा कि ये सिचुएशन ना आती जो जहां जहां डिप्लोमेसी चल सकती थी, चाइना के साथ चल सकती थी, ताल्लुकात 3-4 स्टेप आगे चले गए, रशिया के साथ ताल्लुकात और ज्यादा बेहतर हो गए, मगर अफगानिस्तान का एक गिला है जो शायद फॉरेन पॉलिसी से बढ़कर है कि जी टेररिज्म आता है पाकिस्तान से। इंडिया का एक गिला है, पठानकोट को वो आगे रख देते हैं। फॉरेन ऑफिस जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को तो नहीं कंट्रोल कर सकता, तो जहां फॉरेन पॉलिसी चल सकती थी चलाई। आप इस फैक्टर को कैसे फॉरेन ऑफिस के जरिए नलीफाई करते कि जब इल्जाम लग रहा होता था कि पाकिस्तान की जमीन से टेररिज्म होता है, इसमें फॉरेन ऑफिस क्या कर लेता अच्छी फॉरेन पॉलिसी से? शाहजेब, एक फॉरेन पॉलिसी होती है रिएक्टिव, एक होती है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप पहले से चीजें प्रीएम्प्ट करते हैं। देखिए, आप कश्मीर के अंदर जब हिंदुस्तान में जितना तशद्दुद बढ़ाएगा, इसका रद्द अमल तो आना है। तो ये कहना कि जब पहले आप तशद्दुद करें कश्मीरी लोगों के ऊपर, उसका रद्द अमल आए तो पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान को पहले से ही तैयार होना चाहिए था। देखिए, मेरी जब नरेंद्र मोदी से बात हुई तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा जब आप करीब जाएंगे पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं और जाना चाहिए और अपने मसले डायलॉग से हल करने चाहिए, कश्मीर का मसला, तो जब आप करीब जाएंगे तो जरूर कोई ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि आप करीब ना जाएं, लेकिन लीडरशिप तो होती वो है जो प्रेशर बर्दाश्त करे। तो जब वो होगा तो क्या आप प्रेशर बर्दाश्त करेंगे? तो उन्होंने उस वक्त तो कहा कि हाँ बिल्कुल आपस में होना चाहिए, हमारी दुबई के जरिए ट्रेड आती है, ट्रेड डायरेक्ट हो जाए, दोनों मुल्कों से तो फायदा है, ये तो उस वक्त कहा। लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो वो फिर वही बातें करनी शुरू हो गए कि अपनी जो राइट विंग की लॉबी है उसको अपीज करने के लिए, और ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब मुझे बताए ऐसे आगे बढ़ तो नहीं सकता था। लेकिन पाकिस्तान की कमजोरी ये है कि हिंदुस्तान का मौकफ प्रिवेल कर गया और पाकिस्तान का नहीं किया। साहब, आपने कहा कि जो स्टेट्समैन होता है वो प्रेशर बर्दाश्त करता है, अपने मौकफ पर कायम रहता है। मोदी वो प्रेशर नहीं ले सके और वही बयानात देने लगे जो उनसे लोग कहलवाना चाहते थे राइट विंग के। और यहां पर आप कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ नहीं कहता वो मैं कल जलसे में जाके कहूंगा। अगर फोरम्स पे आवाज उठाना, यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाना, इजलास बुलाना, मिलिट्री को अपने साथ पेज पर रखना, दोनों के तरफ से एक ही मौकफ आना और प्रेशर बर्दाश्त करना, आप तो खुद प्रेशर डाल रहे हैं कि बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं कल जलसे में बोलूंगा, जो जिस पर आप मोदी को कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं बर्दाश्त किया और बोल पड़ा। ये शाहजेब, ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त, नवाज शरीफ प्रेशर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रेशर मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान को यह कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान के सबूत है हमारे पास कि बलूचिस्तान में ये मुलव्वस हैं। MQM के लोगों ने बताया कि रॉ से ट्रेन होकर वो कराची में इंतशार फैलाते थे। तो कम से कम अगर दूसरा आपको कह रहा है कि आप दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और आपका प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में कश्मीरियों की तो बात करे, लेकिन हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है उसकी बात ही ना करे, तो वो बात किसी को तो करनी है। ये प्रेशर की तो बात, इसका मतलब कि वो प्रेशर नहीं ले सके। हाँ सर, यूनाइटेड नेशंस में डोसियर दिया तो है भारत की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। हिंदुस्तान भी ना कहे। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में डोसियर दिया तो है, यूनाइटेड नेशंस को जमा कराया सारा का सारा कि भारतीय जो भी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, वो कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशंस में डाइल्यूट ना हो जाता अगर इसकी भी साथ बात करते। वो डोजियर अलग दिया है और कश्मीर पर एक्सक्लूसिव बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में। कश्मीर पे मौक़िफ़ लिया, जो डोजियर देने की बात नहीं है। डोजियर देना और चीज़ है, जो आप फ्लोर के ऊपर बात करते हैं जिधर सारी दुनिया सुनती है वो और बात है। नरेंद्र मोदी की जो स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़ी डैमिंग है। उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दी है ये तो नवाज शरीफ के लिए सबसे ज्यादा बुरी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ ने जो UN में कश्मीर की भी बात की है ये जनरल रहील शरीफ के कहने पे किया, यानी उन्होंने कहा दहशतगर्दों के हेड, मीनिंग वो तो पाकिस्तानी फौज को दहशतगर्द कहते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने जो मौक़िफ़ बेसिकली ये कहा है कि रहील शरीफ के कहने पे नवाज शरीफ ने कश्मीर की बात की है, वो करना नहीं चाहते थे। वैसे नरेंद्र मोदी की हर बात गलत, मगर नवाज शरीफ के मुतालिक आपको नरेंद्र मोदी भी सच लगता है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि फौज ने कराई है ये तकरीर, तो भारत का तो हमेशा ये कहना रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेट लीडर की चलती नहीं है, सारे काम फौज कराती है। तो आप नरेंद्र मोदी को इस बात पर एंडोर्स कर रहे हैं, उनकी तो हमेशा से लाइन रही है इस बात पर, आपको सच्चे लग रहे हो? मैं शाहजेब मैं एंडोर्स नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर को जिसके अच्छे ताल्लुक कहते हैं दूसरे प्राइम मिनिस्टर, जिसने अपने घर पे उसको बुलाया है, उसके मुतालिक ये स्टेटमेंट देना ये
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए बुरा है। अगर मैं हूं नवाज शरीफ की जगह, मुझे वो ये कहता, मैं वापस जवाब देता नरेंद्र मोदी को कि ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मुझे कोई नहीं कह रहा, और मैं यही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आप जो मुझे कह रहे हैं हम दहशतगर्दी में, आपकी गवर्नमेंट ये बलूचिस्तान में और कराची में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और हां, ये बजाय ब्लेम गेम में करें, आप बैठें और हम दोनों, आप और हम एक कॉन्फिडेंस एक दूसरे में रखते हैं कि हम आपके ये हमारे खिलाफ हैं, हमारे ये आपके खिलाफ हैं, बैठ के हम मसले हल करें, ये तरीका है। ये जो स्टेटमेंट है ये अगर फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, क्योंकि बयान उनका ये आता है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, वेरी गुड, मगर सिर्फ उनके खिलाफ कर रहे हैं जो जिनको से आपको खतरा है, अफगानिस्तान को खतरा है हक्कानी नेटवर्क से, उनके खिलाफ नहीं करते। और आज उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने कहा लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जिनसे भारत को खतरा है उनके खिलाफ नहीं करते। ये इसको हमें एक्शन से और फैक्ट्स के साथ ही बताना पड़ेगा ना कि देखें हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ये हमारी कार्रवाई है, ये अचीवमेंट है, लश्कर तैयबा के खिलाफ ये, जैश मोहम्मद के खिलाफ ये। फॉरेन पॉलिसी बगैर स्टेटिस्टिक्स के, बगैर फैक्ट्स के कैसे इसको डिफेंड कर सकती है, या आप कैसे डिफेंड करेंगे? मैं तो ऐसे डिफेंड करूंगा कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की कि अमेरिका के कहने पे हमने उनकी जंग लड़ी। ये हमारी जंग थी नहीं। मैंने असेंबली में खड़े होकर तब ही कहा था कि ना अपनी फौज भेजो वजीरिस्तान में, और मुझे जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था ये दाढ़ी के बगैर दहशतगर्द है, फिर मुझे तब तालिबान भी नहीं थे जब मैंने कहा था कि ना अपनी फौज भेजो अमेरिका के कहने पे। अमेरिका के प्रेशर पे अपनी फौज भेजी, हमने अपने मुल्क के 60-70 हज़ार लोग मरवाए, इस मुल्क में इंतहा पसंदी बढ़ाई, उनसे गालियां भी खाई, और थोड़े से डॉलर्स के लिए अपने मुल्क को भी नुकसान किया। मैं पहले दिन से था, मैं आज भी कहता हूं हमें उस पर नहीं पड़ना चाहिए था, और उससे हमें जो नुकसान हुआ है कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता क्या नुकसान हुआ है। देखें आज अगर हम यहां खड़े हैं ना शाहजेब, इसमें हमारी गलतियां हैं, हमें कभी इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए था। खान साहब आप हमारे साथ रहिए, आपसे जाहिर है आपके कल के धरने पर या फिर रैली पर या जलसे पर भी बात करनी है, तफसीलन बात करेंगे, इरादे क्या है, क्या करने जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। इमरान खान कल रायविंड में जलसा करेंगे, कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म की करप्शन के खिलाफ और एहतसाब के लिए वो निकले हैं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए निकले हैं। इमरान खान ही हमारे साथ मौजूद हैं। दादा ये जो बात है आपकी, ये जाहिर है आप इस बात में कंसिस्टेंट रहे हैं और इन्हीं बुनियादों पर, इसी आइडियलिज्म और पॉलिटिकल रोमांस के साथ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया था, आप ये बात करते रहे हमेशा से। मतलब आपको नहीं लगता कि जब आप माजी में करते थे तो ये रोमांस और आइडियलिज्म था, मगर आज जब आप बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ज्यादा है, रोमांस और आइडियलिज्म नहीं है? क्योंकि पहले आप सबके खिलाफ करते थे, अब आप सिर्फ एक नवाज शरीफ के खिलाफ करते हैं, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने की बात करते हैं, जरदारी साहब को स्पेयर करते हैं, जहांगीर तरीन को साथ खड़ा कर लेते हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ही है, आइडियलिज्म और रोमांस नहीं है जब आप ये सारी बातें करते हैं जो माजी में हुआ करता था। देखें शाहजेब, ये बिल्कुल हकीकत से दूर है बात। जो भी मुल्क का सरबराह होता है, मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा हुआ जब पहली दफ़ा ये हुकूमत में आए 97 में, मैं जनरल मुशर्रफ के खिलाफ खड़ा हुआ जब वो पावर में थे, उसके बाद मैंने आसिफ जरदारी के खिलाफ बुलंद की जब वो पावर में थे, अब नवाज शरीफ पावर में मैं इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पावर में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है मुल्क में इदारे ठीक करे, करप्शन को टैकल करे, उस मुल्क के अंदर अवाम पे पैसा खर्च करे, ना तो अवाम का पैसा चोरी करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाए ताकि बड़ी बड़ी कमीशंस मिले। मगर करप्ट तो करप्ट ही होता है, वो अपोजिशन में आके अलाय तो नहीं बन जाता, वो करप्ट ही होता है। मैं और ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं मैं कि आप सिर्फ कहते थे और जलसा हो जाता था, आप कहते थे मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भर जाता था, आप कहते थे कायदे आजम के मजार के बाहर ग्राउंड भर जाता था, जिसको भरने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां उसकी तमन्ना करती हैं, और आपने 2 दफा लाहौर में भर दिया मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड। अब आपको खुद मेहनत करनी पड़ रही है, पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइज करना पड़ रहा है लोगों को, खुद आपको लाहौर में कॉल करना पड़ा है, आपको भी मेहनत करनी पड़ी है लोगों को लाने के लिए। तो वो बात नहीं है जो खान साहब के कहने पर बस ग्राउंड भर जाते थे। शाहजेब, ये चंद अखबार नवीस तो ये बात कर लें, और आपकी चैनल भी इस तरह की बातें करती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आपकी चैनल इस तरह की बातें करती है कि जी पहले होता था अब नहीं होता। कल आप देखेंगे, आप पब्लिक देखेंगे,
मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान में कोई उतनी पब्लिक जो निकलेगी, खुद लोग निकल रहे हैं, सारे पाकिस्तान से निकल रहे हैं। 25 दिसंबर 2011 को जिस इमरान खान ने लाहौर से कॉल दी, थोड़े दिन बाद आए और पूरा जिना ग्राउंड भर दिया, वो अगर एक दूसरे छोटे ग्राउंड में 2-3 हजार ही लोग ला पाए तो कोई चैनल या कोई एंकर कैसे कहे कि इमरान खान ने ग्राउंड भर दिया था? मतलब ये कैसे कहे कोई? शाहजेब, जो हमने 30 अक्टूबर को जलसा किया 2011 में और उसके बाद 25 दिसंबर को जलसा किया मीनार पाकिस्तान पे कराची, मीनार पाकिस्तान नहीं, कायद के मज़ार, बहुत बड़ा जलसा, मैंने खुद ने विटनेस किया, बहुत बड़ा जलसा। 1 महीना 20 दिन के बाद किया, 1 महीने 20 दिन के बाद किया, उसमें बड़ी मोबिलाइजेशन हुई। सिर्फ जो हमारे जलसों में पब्लिक बहुत ज्यादा आई थी और थोड़े वक्फे में वो आई थी धरने के दौरान। धरने में पहली लोग मोबिलाइज हुए थे। धरना एक ऐसी चीज थी कि लोग मोबिलाइज थे, वो तो सारे जलसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे। लेकिन इस बारी ये करप्शन में 3-4 महीने लगे हैं लोगों को मोबिलाइज करने में। इंशाल्लाह आप कल देखेंगे पाकिस्तान के रिकॉर्ड टूटेंगे। हाँ साहब, ये अगर रिकॉर्ड टूटता है तो एक दिन के लिए, और क्या ये ज्यादा है आपको अपनी पॉपुलैरिटी और दोबारा ये दिखाने के लिए दुनिया को कि 30 अक्टूबर 2011 दोबारा आ गया, या वाकई मियां नवाज शरीफ को परेशान होना चाहिए कि उनके खिलाफ कुछ है? या आप सर अपनी कल पॉपुलैरिटी प्रूव करेंगे, जबरदस्त मोबिलाइजेशन प्रूव करेंगे, उसके बाद डिस्पर्स कर जाएंगे? और पैसा वैसा लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, अगला जलसा करना इतना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये क्या समझा जाए इस कल के लिए? शाहजेब, मैं पॉपुलैरिटी के लिए कुछ नहीं करता। पॉपुलैरिटी अल्लाह ने जितनी मुझे देनी थी वो क्रिकेट के दिनों में मेरा उसने दिल भर दिया था पॉपुलैरिटी का। ये मैं कर रहा हूं अपने मुल्क के लिए। देखें, एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का रंगे हाथ पकड़ा गया है पैनमा के अंदर। पैनमा कोई इल्जामात नहीं है, ये सबूत है करप्शन के। ये पकड़ा गया प्राइम मिनिस्टर। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के इदारे, हम 5 महीने से लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पता है रजिस्ट्रार ने हमारी पिटीशन बाहर फेंक दी। तो ये तो पब्लिक के प्रेशर में शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट अब हमारी पिटीशन सुन रहा है मेंटेनेबिलिटी में। ये तो पहले तो उन्होंने बाहर ही फेंक दी थी। सारे इदारों ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जिनका काम था नवाज शरीफ को पकड़ना, सबने कहा जी हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दबे हुए हैं। तो ये तो मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूं, ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा। इस बात को मुश्किल से डिस्प्यूट किया जा सकता है कि पनामा के बाद जो किरदार होना चाहिए था इदारों का वो नहीं नजर आया। एफबीआर ने कुछ खतूत लिख दिए, उसका क्या जवाब आया वो भी आज तक नहीं पता चला। कोई तहकीकात की एक्टिंग भी नहीं नजर आई पाकिस्तान में वो बात। मगर आप जो कह रहे थे कि आपका कल रिकॉर्ड एहतजाज होगा, वो धरने के बाद भी, उससे पहले भी, ये खान साहब, मियां साहब का भी रिकॉर्ड है ना कि वो नहीं करते। अगर आप करेंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। अगर आप कल सारी एनर्जी के साथ कल डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे तो फिर क्या करेंगे? शाहजेब, अब देखो, हर चीज तो नहीं मैं तुम्हें बता सकता ना। अब कल वहां जाएंगे, वहां आप देखेंगे पब्लिक जमा होगी, मैं क्या करूंगा। जो भी मैं करूंगा ये याद रखना पुरअमन होगा, ये मैं अभी आपको गारंटी करता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मानता हूं। मैं कभी भी ये जो इन्होंने डंडे वाली फोर्स दिखाई थी कि टांगे तोड़ देंगे वो, और मैं जब नवाज शरीफ को धक्के मार के 2008 में बाहर निकाला मुशर्रफ ने, कि किधर थे ये डंडे वाले कि टांगे तोड़ देंगे, तब तो वो छुपे हुए थे कहीं। तो अब टांगे तोड़ देंगे और इनको सिर्फ अगर इन्होंने कुछ किया तभी होगा इंतजार। अगर इन्होंने कुछ ना किया ये पुरअमन रहेगा। मतलब ये अच्छी बात है कि उन्होंने भी कह दिया कि हमने अपने कारकुनों को हिदायत कर दी है। आप भी कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी तरफ से भी, और वो भी अगर कह रहे हैं और सेंस प्रिवेल किया है वहां भी। एक बात खासा, मैं उनको मानता नहीं हूं। मैं उनको ट्रस्ट, शाहजेब, मैं उनको ट्रस्ट नहीं करता। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर इन्होंने कुछ ना किया, मैं कह रहा हूं, अगर इन्होंने कुछ ना किया, इन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया पहले दफा माजी में इन्होंने हमारे पे, इसलिए हम तैयार हुए हैं। हम तैयार होके आ रहे हैं इस बारी के। अगर इन्होंने कुछ किया, हम बड़ा, उसके बाद होगा ये जो भी होगा ये जिम्मेदार है। लेकिन अगर ये पुरअमन रहे, ये पुरअमन रहेगा। लेकिन इस वक्त जाहिर जो हालात बने हुए इंडिया के साथ, आई होप कि नून लीग में भी सेंस प्रिवेल करे, अपने कारकुनों को रोके और इस किस्म की कोई मामला ना हो आपकी तरफ से भी। खान साहब, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए, आप उसमें शिरकत करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे, उसमें बात करेंगे अगले हफ्ते? जी, शिरकत करेंगे और हिस्सा भी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि कौम सारी इकट्ठी है। देखिए, जहाँ तक ये जो इस वक्त
नरेंद्र मोदी जिस तरह का वो स्टेटमेंट्स दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें सब कौम इकट्ठी है और ये इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं, कौम भी इकट्ठी है, पाकिस्तानी फौज के साथ भी खड़ी है, अपने जवानों के साथ खड़ी है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मतलब वो इंडियन मीडिया आज आपकी जो प्रेस टॉक हुई उसके बाद रिपोर्ट करने लगा कि देखिए इस हालात में भी पाकिस्तान में कितना पॉलिटिकल स्प्लिट है और एक दूसरे के ऊपर, तो उनको पैगाम है कि इस मामले पर कोई स्प्लिट नहीं है, कोई स्प्लिट नहीं है। और इंडियन मीडिया का मैं सिर्फ ये कहूँगा, मुझे बड़ा अफसोस है, उन्होंने बड़ा गंदा रोल प्ले किया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें फैलाने में और जिंगोइज्म जिस तरह की उन्होंने किया, मुझे बड़ा, मैं मायूस हुआ हूँ। देखिए मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है, वो इसको सेंसेशनलिज्म को इधर तक ले जाते हैं कि सारे मुल्क को उठा देते हैं एक पाकिस्तान के खिलाफ नफरत करने के लिए। मुझे बड़ा उनका रोल बहुत बुरा लगा इसमें। इमरान खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे। कल कह रहे थे रिकॉर्ड जलसा होगा और कल ही बताएंगे कि उसके बाद क्या करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।